कितने शर्म की बात है कि 140 करोड़ के इस देश को अमेरिका बैठ के चला रहा है। ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस है, ये सरेंडर है। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान आपको फ्री पास देता रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले जाने के लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल इवन? और अगर ये ईरान के तेल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ईरान को पूरा हक है कि वो उनके तेल को डिस्टर्ब करे। क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर जो वेपन है, क्या आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन में इजराइल इसका इस्तेमाल कर सकता है? और इसीलिए हमारे देश में एक भयानक संकट उत्पन्न हो, उसके पहले हमको कुछ करना चाहिए युद्ध रोकने के लिए। तो भारत क्यों नहीं कर रहा है कुछ? और अगर आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं आते हैं तो फिर कितना बड़ा क्राइसिस भारत के लिए पैदा हो सकता है? ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि वो सामने खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसके लोग नहीं लड़ सकते हैं। और इस बार तो और कट्टर युद्ध होगा। क्या ऐसे राज हैं जिसकी वजह से वो इतने झुके हुए हैं? आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री इतना झुका हुआ नजर नहीं आया। इजराइल और इजराइल का मकसद ये है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सके, उससे नजर नहीं मिला सके। तो बाकी सबको तो मैनेज कर लिया उन लोगों ने लगभग, लेकिन ईरान मैनेज नहीं हुआ था। क्या एप्स्टीन की तरफ आपका कोई इशारा है? बिल्कुल एप्स्टीन इशारा है, फाइल्स? बिल्कुल जी। है। आदाब, नाउज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वॉर को 20 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है और लग ही रहा था कि शायद इस वॉर में की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखने के लिए मिले, बातचीत के कुछ दरवाजे खुलें, नेगोशिएशन के कुछ दरवाजे खुलें, क्योंकि इस तरह की कोशिशें होती हुई नज़र आ रही थीं। लेकिन इजराइल को शायद ये पसंद नहीं था। जिस तरह से ट्रंप लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जल्द ही ये वॉर ख़त्म होने जा रही है। इस तरफ जो बातचीत थी उनकी या जिस तरह के वो बयान दे रहे थे, लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से इस वॉर से बाइज्जत तरीके से निकलना चाहते हैं। और ये भी लग रहा था कि वो बुरी तरीके से इस वॉर में जो ज्यूज लॉबी है, जो इजराइल है, उसके कहने पर फंस गए हैं और उनको ये लग रहा था 2-3 दिन में कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये तो अनएंडिंग जो वॉर है वो होती हुई नज़र आ रही है। अब इजराइल ने एक बार फिर से जो टॉप लीडरशिप है ईरान की, उसको निशाना बनाया, जिसमें अली लारिजानी और जो कमांडर हैं अली लारिजानी के जो बेटे हैं उनकी शहादत हुई। ईरान ने कहा कि अब वो और ज़्यादा इंटेंस तरीके से इन शहादतों का इंतकाम लेगा और उसने लिया भी। इस बीच इजराइल ने जो साउथ फार्स का जो ईरान का जो गैस प्लांट है उस पर हमला किया। ये बहुत बड़ा हमला था और ईरान ने फिर इसको लेकर भी रिटेलिएट किया। ईरान ने जो जीसीसी ममालिक में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उन पर हमला किया। कतर में उसने जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है उस पर उसने हमला किया है। और अब जो ऑयल क्राइसिस है जो पहले से ही दुनिया में बड़े पैमाने पर पैदा हो गया है, उसमें और इजाफा अब देखने के लिए मिलेगा। और ये साफ हो गया है कि ये वॉर अब आने वाले वक्त में तो थमने नहीं जा रही है, बल्कि इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो कैंट, जो कि काउंटर टेररिज्म चीफ थे यूएस के, जिन्होंने अभी रिज़ाइन किया है, ये कहते हुए कि ईरान सीधे तौर पर अभी किसी तरह का यूएस के लिए थ्रेट नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जो ज्यूज लॉबी है वो एक तरह से उसके प्रेशर में ये हमला जो है वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि किस तरह से जो यूएस की सरकार है उसको एक तरह से ज्यूज लॉबी जो है वो कंट्रोल करती है और उनके कहने पर ही ये हमला किया गया है। तो आप समझिए कि किस तरह से ये हमला इजराइल और जो ज्यूज लॉबी है अमेरिका में उसके कहने पर ये किया गया है और अमेरिका को इसमें एक तरह से घसीटा गया है। और ये साफ तौर पर ट्रंप के अलग अलग बयानों से साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो केंट के इस्तीफे के बाद ट्रंप ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप समझिए कि ये कितना बड़ा इस्तीफा है और एक तरह से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी बगावत देखने के लिए मिल रही है और वो आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर कई और चीज़ें हैं जिनका आगे बातचीत में जिक्र करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें तुलसी गाबार्ड का भी रिसेंट में दिया गया उनका बयान है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिया जा रहा है, जिन कंट्रीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। मैं बात करूँगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, इस पूरे वॉर में भारत के रोल की और भारत की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो किधर जा रही है। जो ऑयल क्राइसिस, एलपीजी क्राइसिस है वो क्या आगे हम और बढ़ता हुआ देखेंगे। और सिर्फ अभी 2 जहाज़ भारत में आए हैं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भारत में क्या ईरान इजाज़त देगा कि
और जहाज़ आएँ या फिर हम आगे भारत में इस संकट को बढ़ता हुआ देखेंगे। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान आज जुड़ गए हैं। देश के जाने-माने वरिष्ठतम नेताओं में शुमार यशवंत सिन्हा जी, जो कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनसे बेहतर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो फिलहाल जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है, उस पर कोई और बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उन्हें ख़ास तौर पर आज कार्यक्रम में मैंने उन्हें बुलाया है। यशवंत जी, नाउज़ नेटवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम टू नाउज़ नेटवर्क। थैंक यू। पहला रिएक्शन आपका, मैं इससे पहले मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी और भारत के रोल और भारत में जिस तरह का पूरा क्राइसिस है, उसकी मैं बात करूँ यशवंत जी, इस जंग को आप किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? ख़ास तौर पर कल जिस तरह से इज़राइल ने हमला किया है गैस जो फैसिलिटी है उस पर, और उसके बाद ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, क्या आप पूरी दुनिया में तेल के दाम और तेल को लेकर एक बड़ा और बहुत खतरनाक क्या क्राइसिस पैदा होता देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और आगे चलकर और भी ये मामला गंभीर होगा। ये बिल्कुल एक वाहियात किस्म की लड़ाई है, इसका कोई तुक नहीं है। आपने तुलसी गाबार्ड की बात की, केंट की बात की। ईरान नंबर 1 न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा था, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो यूरेनियम एनरिचमेंट इसलिए कर रहा था कि वो इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए करना चाहता था, ऊर्जा के लिए करना चाहता था। और अगर मान लीजिए कि उसने किसी रेड लाइन को क्रॉस भी किया, तो इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? इसको देखने की जिम्मेदारी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी को, क्योंकि उसी की ये जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर ध्यान रखे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब है। और अगर वो करीब था भी, तो अमेरिका का ही दावा है कि पिछले साल उन लोगों ने जो ईरान के ऊपर आक्रमण किया था, तो उसमें उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए ये बिल्कुल ही बेबुनियाद किस्म की का अप्रोच है। इसमें अमेरिका, मुझे लगता है कि इज़राइल के चक्कर में फंस गया। इज़राइल के बारे में दो बात मैं कह दूं। नंबर 1 कि आज इज़राइल के में जो लोग सत्ता में हैं, वो लोग उस क्षेत्र में गुंडागर्दी पर आमादा है। प्योर गुंडागर्दी होती है, जो मोहल्ले का एक गुंडा होता है ना, जो सबको चलते हुए धक्का मारता है, दबाने की कोशिश करता है, इज़राइल। और इज़राइल का मकसद ये है कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सके, उससे नजर नहीं मिला सके। तो बाकी सबको तो मैनेज कर लिया उन लोगों ने लगभग, लेकिन ईरान मैनेज नहीं हुआ था। तो आज के दिन ये सारा युद्ध जो हो रहा है, वो ईरान को नष्ट करने के लिए हो रहा है, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए हो रहा है। इन द प्रोसेस दुनिया को कितना नुकसान होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है, न इज़राइल को है, न अमेरिका को है। और नुकसान जो है, खास करके भारत जैसे देश को, जो कि 80% तेल दुनिया के दूसरे देशों से आयात करता है, तो हम ऑलरेडी बहुत गंभीर संकट में फंस गए हैं। और उसका पूरा प्रमाण आज हमारे डेली लाइफ में दिख रहा है। तो अब इस मौके पर हमको क्या करना चाहिए था? आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की कि हमको इस समय, क्योंकि ईरान भी हमारा दोस्त है, इज़राइल भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, तो इस समय क्या करना चाहिए था? इस समय हमको जो नैतिकता होती है ना फॉरेन पॉलिसी में, उस नैतिकता का हवाला देकर एक स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए था और ईरान के साथ खड़े होना चाहिए था। और अमेरिका और इज़राइल को दो टूक कहना चाहिए था कि भाई ये तुम्हारा आक्रमण गलत है, इस वॉर को तत्काल रोको। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भारत एक कुछ लोग उसको उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भारत स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रहा है, और ये बहुत अच्छा है।
पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ऐसा इसने किया है। मैं मानता हूं कि ये सर्वथा गलत है और इंडिया को स्टैंड इसमें लेना चाहिए, और लेना चाहिए उसके हक में जो आक्रमण का शिकार है, उसके हक में नहीं जो आक्रमणकारी है। जी, बिल्कुल। भारत के लिए आप और कितनी मुश्किलें आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि रशिया से तेल लेने के लिए 30 दिन की इजाज़त अमेरिका ने दी है, इजाज़त। यानी अब अमेरिका 140 करोड़ के देश को 140 करोड़ भारतीय जो हैं, उसके इतने बड़े देश को अब अमेरिका ये इजाज़त दे रहा है कि आप 30 दिन का तेल जो है ले सकते हैं। रशिया से और ईरान से यशवंत जी, हम रुपए में हम तेल खरीदते थे और ज़ाहिर-सी बात है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। लेकिन जब से ये सैंक्शन लगा है कि हम ईरान से और रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, तो जो हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है, वो भी ज़ाहिर-सी बात है हमारा घटा है और इसीलिए रुपया कमज़ोर हुआ है और इसीलिए डॉलर मज़बूत हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आगे आने वाले दिनों में रुपए को और कमज़ोर होता आप देखेंगे? और दूसरा अ, तेल का क्राइसिस और ये एलपीजी का जो क्राइसिस है अभी देश में, इसको आप और कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान में? क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है, वही जो एक झूठी इमेज गढ़ी जाती है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट ऑलराइट। ये कहना कि अपोज़िशन अफ़वाह फैला रहा है, लोग मर रहे हैं लाइनों में लगे हुए, 5-5 7-7 हज़ार रुपए के उन्हें सिलेंडर्स मिल रहे हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि अफ़वाह फैलाई जा रही है। 2 जहाज़ सिर्फ़ आए हैं और वो भी ईरान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की जो जनता है, वो ईरान के पक्ष में है, इसीलिए उन्होंने इजाज़त दे दी। और अगर आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ नहीं आते हैं, तो फिर कितना बड़ा क्राइसिस भारत के लिए पैदा हो सकता है? देखिए, यहाँ तो हम भारत में प्रचार की दुनिया में जी रहे हैं। सरकार जो है वो इतना जबरदस्त प्रचार कराती है कि उसमें सच दब जाता है, सच समाप्त हो जाता है। अब जैसे ये 2 जहाज, शिवालिक और एक और कोई जहाज, वो जी, एलपीजी लेकर आ रहे हैं भारत, और यहाँ पर इतना प्रचार हुआ कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर गया, मोदी जी की एक फ़ोन कॉल ने। और ये बात मैं किसी इधर-उधर के लोगों की नहीं कर रहा हूँ। कल शिवराज चौहान जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, किस तरह लहरा रहा के हाथ लोकसभा में बोल रहे थे कि मोदी जी के एक फोन कॉल ने ऐसे कर दिया, मोदी जी के एक फोन कॉल ने वैसे कर दिया। वो जो 2 जहाज आ रहे हैं एलपीजी लेके, उसके बारे में सूचना ये है कि वो मात्र 2 दिन का सप्लाई लेके आ रहे हैं। भारत का जो कंजम्पशन है एलपीजी का, उसमें 2 दिन में वो दोनों जहाजों का एलपीजी हमारी मार्केट में आएगा तो खत्म हो जाएगा। और हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि जैसे कि पूरा एलपीजी क्राइसिस सॉल्व हो गया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि अफवाह फैलाई जाए, लेकिन क्या वो आदमी जो लाइन में खड़े होकर मर गया हार्ट अटैक से, वो अफवाह है? क्या ये बात जो एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं, एलपीजी गैस आ रहा है, तो वो 2 ही दिन के सप्लाई को पूरा करेगा, ये क्या अफवाह है? तो इसलिए मोदी सरकार लगातार सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है, और कहीं से कुछ सच्चाई सामने आती है, लोग लाते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि अफवाह फैला रहे हैं। तो खैर उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के लिए एक तो बहुत गंभीर संकट है। सबसे पहले चूहे भागते हैं। कोई शिप अगर डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि शिप में कुछ खराबी आ गई है, वो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में धड़ाम अगर हुआ है आज, तो वो इसलिए हुआ है कि लोग देख रहे हैं एक एक तरफ लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि लड़ाई खत्म हो रही है, कोई जानता नहीं है कि लड़ाई कैसे खत्म होगी, और उसका कुप्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि जी। हमारे यहाँ जो स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी जो पैसा लगाते हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब उसमें अम, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो डालते हैं तो कुछ हद तक बैलेंस होता है,
अगर नहीं डालते हैं तो बैलेंस नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि मार्केट बहुत चढ़ गया। वो बॉटम फिशिंग उसको बोलते हैं, कि जब मार्केट बहुत गिर गया था, तो लोगों ने सोचा सस्ते में खरीद लो, तो कुछ खरीदारी हुई तो मार्केट ऊपर गया। तो क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना शेयर बेचते हैं बाजार में, और फिर वो जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि मनी मार्केट में, और मनी मार्केट में अपने रुपए को वो कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में। तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है। तो जब डॉलर का डिमांड बढ़ता है तो रुपए की कीमत घटती है उसकी तुलना में। यही पूरी व्यवस्था है। और आरबीआई जो है वो केवल इस बात के ऊपर निगरानी रखता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो। अगर बहुत ज्यादा हलचल होती है तो वो डॉलर्स रिलीज करता है ताकि मार्केट स्टेबलाइज हो। उसका आरबीआई का काम ये नहीं है कि वो डॉलर रूपी का जो पार वैल्यू है उसको तय करे कि 91 होगा कि 90 होगा कि 92 होगा। ये आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई का काम है ये देखना कि मार्केट में बहुत हलचल तो नहीं है। अगर बहुत उथल पुथल है मार्केट में, तब वो आता है मार्केट में इंटरवीन करता है। तो इस तरह करके अगर हम देखें तो हमारे देश के ऊपर इन्वेस्टर्स का विश्वास घटेगा, घट रहा है, नंबर एक। नंबर दो, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिर रही है, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सारा कुछ महंगा हो जाएगा, जिसमें तेल भी है। कच्चा तेल, एक तो उसकी कीमत चली गई $100 के ऊपर, तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो अपने कंज्यूमर्स के लिए नेसेसरली हमको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि एलपीजी में हम लोगों ने किया। उसके बाद वो जो आएगा उसमें दूसरा एडिशन हो जाएगा रुपए की कीमत, कि हम पहले अगर $100 खर्च करके जो लाते थे उसका रुपए का वैल्यू एक एक्स अमाउंट था, तो अब $100 खर्च करके तेल लाएंगे तो तेल की कम की मात्रा भी घटेगी, और रुपए में उसकी कीमत और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रुपया गिर रहा है। तो ये सब, इन सब समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। केवल एलपीजी का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो रिजर्व्स हैं तेल के, वो नाकाफी हैं, और तेल का भी संकट हो सकता है। अभी जो अमेरिका ने हमको, आपने कहा ठीक, कि इजाजत दी है, अलाउ किया है कि हम 30 दिन तक रूस का तेल खरीद सकते हैं। अब रशिया का तेल, कौन सा तेल? जो कि आज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जो कि प्रोड्यूस होकर हाई सीज में है। वो हाई सीज में वो जो तेल है वो रशिया इंडिया को बेच सकता है। ये इजाजत अमेरिका ने हमको दी है। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि 140 करोड़ के इस देश को अमेरिका बैठ के चला रहा है। मोदी जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको इजाजत दे रहा है, और हम खामोश हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस है, ये सरेंडर है। ये हमको ऐसा लगता है कि हम अमेरिका के मातहत देश हो गए हैं। वी हैव बिकम ए सैटेलाइट कंट्री ऑफ द यूएस। तो ये तो हमारे लिए बहुत तो हर दृष्टिकोण से फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसे चल रही है, कैसे चलेगी आगे जाकर, और इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या होगा आगे चलकर, इन सब के ऊपर, और आम जनता को इससे बहुत आगे चलकर नुकसान होने वाला है, और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जी, तेल के अलावा क्या यशवंत जी यूरिया भी हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25% हम शायद इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर जिस तरह के पूरे हालात इस जीसीसी जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनमें बने हुए हैं और लगातार वो भी अंडर अटैक है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ईरान अपनी सेल्फ डिफेंस में और जो अमेरिकन बेसेस हैं, उन पर हमला कर रहा है। मिसाइल्स अगर यूएई की धरती से अगर दागी जा रही हैं ईरान में, तो ईरान ज़ाहिर-सी बात है रिटेलिएट
करेगा, यूएई में भी करेगा और दूसरे कंट्रीज़ में भी करेगा, क्योंकि अमेरिका उन बेसिस को इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान लगातार उसका जवाब दे रहा है, चाहे वो गैस फैसिलिटीज़ हों, ऑयल फैसिलिटीज़ हों, उन पर हमला करके कल रात उसने बहुत खतरनाक हमले किए हैं, जिसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि तेल, गैस के अलावा इस तरह के संकट भी क्या देश में आ सकते हैं? क्या आप फूड क्राइसिस भी होता देखेंगे? यूरिया अगर वक़्त पे नहीं पहुँचेगा और देश इसके लिए, सरकार इसके लिए कितनी तैयार आपको नज़र आती है? क्योंकि यहाँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स हो रही है। लगातार अगर आप प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को ही देखें, तो वो कंडेम तो करते हैं कि जो जीसीसी के अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो ईरान हमला कर रहा है। लेकिन ईरान के ऊपर जो इतने खतरनाक हमले हो रहे हैं, जो उसके ऊपर इल्लीगल अटैक किए गए हैं, उसको कंडेम नहीं कर रहा। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान आपको फ्री पास देता रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल ले जाने के लिए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल इवन? नहीं है, बिल्कुल गलत बयानी हो रही है सरकार की तरफ से। और आपने ठीक सवाल उठाया फर्टिलाइजर का। तेल ही नहीं, फर्टिलाइजर की कीमत भी बढ़ेगी और फर्टिलाइजर की कमी भी होगी। मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि जो हमारा यूरिया आता है गल्फ कंट्रीज से, उसके ऊपर असर पड़ा है और पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो मौसम आने वाले दिनों में है, वो खेती का मौसम है। अभी जून जुलाई से हमारे यहाँ खेती शुरू हो जाएगी बड़े पैमाने पर। और उस समय देश में अगर फर्टिलाइजर की कमी होती है तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उससे। तो इसलिए अब सरकार क्या कर रही है, फर्टिलाइजर की तरफ ध्यान नहीं जाता है लोगों का, तेल की तरफ आजकल जा रहा है, कच्चे तेल की तरफ। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि फर्टिलाइजर की भी किल्लत होने जा रही है और ऐसे समय में होने जा रही है जबकि कृषि का मौसम आ रहा है भारत में। तो इसलिए उसकी भी चिंता सरकार को भी करनी है, हम सबको करनी है। और ये भी बड़ा एक नुकसान कर सकता है भारत का, इसको ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। और जीसीसी कंट्रीज देखिए, ईरान को इन्होंने आज कितने 19 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए, और जी। जितना भयानक हमला ये दोनों बदमाश देश यूएस और इजराइल मिलकर कर रहे हैं ईरान के ऊपर, कि सब कुछ ईरान का डिस्ट्रॉय कर दो, तो ईरान मरता क्या न करता, वो भी तो करेगा। और अगर वो अटैक गल्फ कंट्रीज की तरफ के बेसिस से हो रहा है तो उन बेसिस पर तो अटैक करेगा ही करेगा वो। और अगर ये ईरान के तेल को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हमको ईरान को पूरा हक है कि वो उनके तेल को डिस्टर्ब करे। आफ्टर ऑल उनकी जो तेल की खपत हो रही है जहाजों की और हवाई जहाजों की, तो तेल तो वहीं से वो लग ले रहे हैं। तो इसलिए आप ईरान को दोष नहीं दे सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। और मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं कि तत्काल वो फोन उठाते हैं, फोन करते हैं कुवैत को, अबू धाबी को और यूएई को कि भाई ईरान बहुत गलत कर रहा है, और कंडेम करते हैं इसको। अमेरिका और इसराइल को कंडेम करने की हिम्मत उनको नहीं है, लेकिन ईरान को कंडेम कर रहे हैं। और साथ में हम कहते हैं कि भाई ईरान ने हमारी शिप को अलाउ कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने को, जबकि ये सच नहीं है। और फिर ये होता है कि हाथ लहरा लहरा के शिवराज जी चौहान जी लोकसभा में कहते हैं एक फोन कॉल पर ऐसे हो गया, एक फोन कॉल पर वैसे हो गया। वॉर रुकवा दी पापा, आपको याद है ना, वॉर रुकवा दी पापा। अब वॉर रुकवा दी पापा एक ऐड नहीं रहा, सरकार के मंत्री वॉर रुकवा दी पापा कहते चल रहे हैं और लोकसभा जैसी पवित्र संस्था में कह रहे हैं। तो हुँ। ये तो हाल है हमारे देश का, और हमें बहुत तरह के संकट से गुजरना पड़ेगा। ये युद्ध कैसे समाप्त होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है आज के दिन। भारत की भूमिका हो सकती थी, कोई भी आज भारत का प्रधानमंत्री होता ना तो वो भारत की भूमिका निभाता। मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहता हूं इसमें, जी। कि ब्रिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ईरान तो युद्ध में है और ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, तो ईरान ब्रिक्स में कोई सहमति नहीं बनेगी। बहुत पहले जब मैं विदेश मंत्री था तो मैंने एक संस्था बनाई थी दो और देशों के साथ मिलकर, जो एक ब्राजील था और एक साउथ अफ्रीका था। उसका नाम है इप्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका।
हुँ, उसमें 3 ही देश हैं। ब्रिक्स जब आया एग्जिस्टेंस में, तो ब्रिक्स ने एक तरह से ओवरटेक कर लिया अ, इसको इप्सा को, और उसके बाद ब्रिक्स बढ़ते चला गया। तब 17-18 देश, जो पहले एक ग्रुप ऑफ 18 करके होता था, उस तरह की संस्था बन गई है, जिसमें कि अब कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इप्सा में कंसेंसस बन सकता है, क्योंकि 3 ही देश उसमें है। क्या भारत को इस समय इप्सा की बैठक नहीं बुलानी चाहिए? क्या तत्काल एक कंसेंसस वहां नहीं बनानी चाहिए? और अगर भारत अकेले युद्ध रोकने का प्रयास नहीं कर सकता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत को इप्सा की बैठक बुलाकर और इप्सा के माध्यम से युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए, तत्काल रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हमको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी लोगों को तो ये कैपेसिटी है कि वो हमसे ज्यादा दिन तक इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी इसमें जो कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की, वो बहुत कम है। और इसीलिए हमारे देश में एक भयानक संकट उत्पन्न हो, उसके पहले हमको कुछ करना चाहिए युद्ध रोकने के लिए। हुँ। तो भारत क्यों नहीं कर रहा है कुछ? कोई भी सरकार इंडिया में होती इस समय, तो वो कोशिश करती कि हमारे पड़ोस में जो युद्ध हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूएस में वो केंट साहब जो थे, उन्होंने कहा है कि युद्ध करना गलत है, इस्तीफा दे दिया। तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट आया है, और भी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ये कहते हैं वो लोग कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि ईरान एक तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा था या ईरान ही हमला करने वाला था। ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत है। और ये बिल्कुल वो कहानी जो है कि तूने नहीं किया तो तेरे बाप ने किया, लेकिन मैं तुमको मारूंगा खाऊंगा, वही ट्रम्प की नीति है इस समय। और हमको खड़े बिल्कुल। होने की उसके खिलाफ हिम्मत नहीं है। आखिर इतने मजबूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नज़र आ रहे हैं? क्या ऐसे मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी क्या ऐसे राज़ हैं, जिसकी वजह से वो इतने झुके हुए हैं? आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री इतना झुका हुआ नज़र नहीं आया ईरान और इज़राइल के आगे, जितना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखें कि जंग शुरू हुई, उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री का वहाँ पर जाना और बड़ी-बड़ी बातें इज़राइल के लिए कहना और उसमें तमाम देशवासियों के लिए भी कहना कि उनका भी संदेश है। वहाँ पर जाकर एक ऐसा तमगा ले लेना जो इससे पहले कभी किसी को नहीं मिला, सिर्फ़ मोदी जी को खुश करने के लिए वो दे दिया गया और 2 दिन बाद वही इज़राइल, अमेरिका और इज़राइल मिलकर ईरान के ऊपर इल्लीगल वॉर छेड़ देते हैं और आप 13 दिन तक बिल्कुल खामोश रहते हैं। एक लफ्ज़ नहीं कहा गया सुप्रीम लीडर के की डेथ को लेकर। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि भारत इतना कमज़ोर या प्रधानमंत्री इतने झुके हुए और क्यों नज़र आ रहे हैं कि यूएस की जब मर्ज़ी होती है, जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं बैठो तो बैठ जाते हैं, खड़े हो तो खड़े हो जाते हैं। अपनी ना कोई मर्ज़ी है। वी आर अ सॉवरेन कंट्री। बिल्कुल। अब वो क्या राज है मैं नहीं जानता हूँ कि मोदी जी दो देशों के सामने नहीं खड़ा होना चाहते हैं। एक इजराइल है और एक अमेरिका है। अमेरिका ही नहीं, इजराइल के सामने भी तो, जैसा आपने कहा, 2 दिन पहले गए और वहां पर एकदम सॉलिडली ईरान के साथ खड़े नजर आए। तो इसका राज क्या है, अब कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको याद करना चाहिए पेगासस को। पेगासस हमने इजराइल से ही खरीदा था ना, जो हुँ। कि स्पाईवेयर है, खुफिया गिरी करने का एक तंत्र है। तो वो हमने खुफियागिरी का तंत्र लिया पेगासस इजराइल से। अब किसको पता है कि उसका कैसे इस्तेमाल किया गया? इजराइल हमको पता है, इजराइल को पता है और अमेरिका को पता है। अब उसमें है, मैं ये गैस कर रहा हूं कि मान लीजिए कि बात खुले और ये बात सामने आए कि मोदी जी ने पेगासस का इस्तेमाल किया आपने सीनियर कैबिनेट कॉलीग्स को का की खुफियागिरी कराने का। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया भारत के राष्ट्रपति की खुफियागिरी कराने का। वो अपोजिशन के लीडर्स का कराया, आपका हमारा कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने लोगों का, खुद अपने लोगों का कराया, तो फिर मोदी जी की कितनी फजीहत होगी। तो ये जानकारी किसके पास है कि पेगासस का इस्तेमाल किसके किसके खिलाफ किया गया?
ये अमेरिका को पता है, क्योंकि अमेरिका इजराइल एक है, और इजराइल को पता है। तो इसलिए इजराइल को खुश रखना जरूरी है, अमेरिका को खुश रखना जरूरी है। माने कोई चक्कर है, मेरा अपना गेस है कि पेगासस हो सकता है कि इससे भी कुछ भयानक सच हो, जिसको एप्स्टीन। छुपाने छुपाने का प्रयास हो रहा है। जी। क्या एप्स्टीन की तरफ आपका कोई इशारा है? बिल्कुल एप्स्टीन इशारा है, फाइल्स? बिल्कुल जी। है। मैंने दुनिया में देखे कि एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों का नाम आया दूर दूर तक भी, तो उनका इस्तीफा हो गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। और हमारे देश में एक व्यक्ति जो इतना नजदीक था एप्स्टीन के, वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ घूम रहा है, और मोदी जी की हिम्मत नहीं है उसको कैबिनेट से हटाने की। जी, बिल्कुल। लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यशवंत जी कि जो तुलसी गबार्ड का जो बयान है जिसमें वो रशिया का नाम ले रही हैं, नॉर्थ कोरिया का नाम ले रही हैं, पाकिस्तान का नाम ले रही हैं, चाइना का नाम ले रही हैं और वो कह रहे हैं कि ये अब हमारे लिए सबसे बड़े न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं। वो इस तरह के मिसाइल्स बना रहे हैं जो यूएस तक हिट कर सकते हैं। किस तरफ वो इशारा कर रही हैं? आखिर क्या प्लानिंग है? क्योंकि ऐसे वक़्त में जब ऑलरेडी एक इतनी बड़ी वॉर चल रही है, जहाँ दुनिया में इसको लेकर एक एक नया क्राइसिस पैदा हो गया है और जो ट्रम्प हैं, वो एक तरह से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई मैं भीख जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भई नेटो कंट्रीज़ से कि आप आइए हमारे साथ, इस कोalition में ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाया जाए और उन्होंने बिल्कुल इसको मना कर दिया है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? दूसरा मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आपको ये लग रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की आपको कोई पॉसिबिलिटी इसमें नज़र आती है? और एक बेहद डेंजरस जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर जो वेपन है, क्या आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन में इज़राइल इसका इस्तेमाल कर सकता है? और क्या आपको लग रहा है ये जंग जो है, वो अमेरिका के कंट्रोल से पूरी चली गई है? अब इज़राइल ये तय करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या आगे करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है? क्योंकि कल का जो हमला हुआ है यशवंत जी, ये माना जा रहा था कि उससे पहले थोड़ी शायद इस तरह की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही थी। अली लारीजानी की जब शहादत हुई है उससे पहले कि शायद कोई बातचीत के दरवाज़े खुले और इज़राइल ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए इज़राइल ने टॉप लीडरशिप को टारगेट किया ताकि इसमें जो इज़ाफ़ा है इन अटैक्स में और ज़्यादा देखने के लिए मिले फिर। देखिए, इसराइल के बारे में मैंने कहा कि इसराइल एक रोग स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब लड़ाई हो रही है, ठीक है, मिसाइल्स की लड़ाई हो चाहे फौज की लड़ाई हो, लड़ाई अपनी जगह पर है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी कभी भी कोई जंग हो तो उसमें लीडरशिप को टारगेट किया जाए। लीडरशिप को क्या जर्मन्स ने चर्चिल को मारने की कोशिश की थी कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? या अलाइड फोर्सेस ने क्या हिटलर को पर्सनली मारने की कोशिश की थी, या उसके जो और दूसरे कॉलीग्स थे उनको मारने की कोशिश की थी? एक नया तरीका इसराइल निकाला है कि लोगों को असैसिनेट करो, और यह बहुत खतरनाक है एक ट्रेंड। बिकॉज अगर दूसरे देश इसको फॉलो करने लगे तब दुनिया जाके कहाँ ठहरेगी? हुँ। तो इसलिए ये खतरनाक खेल इजराइल खेल रहा है। दूसरी तरफ मेरा अपना मानना है, जो मैंने पहले कहा, कि इजराइल ने ही अमेरिका को इसमें फंसा दिया है। जरूर नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा होगा कि हम तो मिल के लड़ेंगे तो ईरान तो तुरंत 2 दिन में खत्म हो जाएगा, वहां पर क्रांति हो जाएगी और रेजिम चेंज हो जाएगा जो हम लोग चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये लोग मारते जा रहे हैं वहां के लीडरशिप को, फिर भी रेजिम चेंज नहीं हो रहा है। फिर भी लोग सड़कों पर उतरकर खुशियां नहीं मना रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप को मारा जा रहा है। और उसमें जो मॉडरेट्स थे, जो बातचीत चला सकते थे, उस ऐसे लोगों को भी मार रहे हैं ये लोग। तो कोई बात ही नहीं समझ में आ रही कि ये युद्ध जो है वो किस तरह लड़ा जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे खत्म होगा, कहना मुश्किल है। मुझे केवल एक उम्मीद नजर आ रही है कि अमेरिका में पुशबैक शुरू हो गया है। वो आवाज धीरे धीरे और तेज होगी। केंट जैसे और लोग जो हैं अमेरिका के शासन में, वो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, और तब शायद ट्रम्प को अकल आए और वो युद्ध रोकने का प्रयास करें। आपने जो कहा कि पाकिस्तान का और इन देशों का जिक्र किया कि इनके पास मिसाइल बनाने की क्षमता ऐसी है कि वो अमेरिका तक जा सकती है, तो अमेरिका को चिंता करनी ही चाहिए इस बात की, लेकिन हमको भारत में भी इस बात की चिंता करनी चाहिए।
कि अगर पाकिस्तान के पास इतने खतरनाक मिसाइल्स हैं और आजकल मिसाइल से ही लड़ाई लड़ी जा रही है, आपने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की, मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि उन्होंने मरीन्स की टुकड़ी वहां भेजी है, हुँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बूट्स ऑन ग्राउंड वो नहीं उतारेंगे, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे तो वो बहुत बड़ा रिस्क मोल लेंगे। ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि वो सामने खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसके लोग नहीं लड़ सकते हैं, और इस बार तो और कट्टर युद्ध होगा ईरान की तरफ से। इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी बेवकूफी ट्रंप नहीं करेंगे और बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारेंगे। लेकिन मिसाइल्स के वॉरफेयर चलता रहेगा। भारत को पाकिस्तान ने जो कुछ डेवलप किया है उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। जी, बिल्कुल। ये साफ़ बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है कि ये वॉर जो है वो आने वाले वक़्त में तो थमने नहीं जा रही है, ये डेंजरस होती जा रही है, इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और ये लग रहा है कि ईरान तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने सेल्फ डिफेंस में वो लड़ रहा है और पूरी तरीके से वो भी ये चाहता है कि इस बार ये सब आर-पार हो इसलिए भी कि जो हमेशा ईरान या हमेशा जो इज़राइल और अमेरिका की जो दादागिरी है कि आप हर कुछ दिन के बाद खड़े हो जाते हैं और अभी जून में 12 दिन की जंग हुई, फिर आप जब बातचीत चल रही थी, फिर आपने ये इल्लीगल वॉर छेड़ दी, ये बार-बार ना हो। तो हमेशा के लिए ये इज़राइल और अमेरिका की दादागिरी खत्म हो, ईरान भी ये चाहता है कि वन्स एंड फॉर ऑल ये हो जाए क्योंकि उसका जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जो लोग वहाँ पर हताहत हो रहे हैं, जिस तरह से लीडरशिप उसकी खत्म हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो पूरे एक तरह के रिवेंज के मूड में है ही, लेकिन अगर ऑयल फैसिलिटीज़ को, गैस फैसिलिटीज़ को अगर इस तरह से निशाना बनाया जाता रहा, तो ये जो वॉर है, ये पूरी दुनिया को इसने ऑलरेडी अपने चपेट में ले लिया है, ये और ज़्यादा डेंजरस और बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया यशवंत जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।